तो आज हमने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का जो लुक है उसको थोड़ा सा अलग देख लिया है, वो मैंने बताया था आपको रिव्यू में। अब इसके ऊपर ना इतना क्लैरिफिकेशन नहीं आया अभी कि क्या ये परमानेंट ही है। मतलब ऐसा भी हो सकता है देखो कि वो जो जे ऊसो का, क्योंकि ब्लू ईट वाली थीम है तो बहुत हद तक ऐसे भी चांसेस हैं कि वो जो ईट है उस कलर उसके ब्लू होने की वजह से WWE ने उसको जो है उसके ऊपर वो रंग चिपका दिया। लेकिन एक चीज़ जो अलग इसमें है, जैसे कस्टम टाइटल लेके आते हैं तो ये पूरा कस्टम भी नहीं है, जैसे सुपरस्टार्स के केस में वो पूरा ही चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे किया नहीं है। और इस फोटो में देखो अब भाई, अब ये कुछ सही सी फोटो लग रही है। मतलब अगर मैं इसको जे ऊसो के गिमिक से हटा भी दूँ तो भी ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा है। मैं आई थिंक आपको अगली कल वाली वीडियो में या फिर बता सकता हूँ जब थोड़ा और इसके बारे में क्लैरिटी मिलेगी कि ऐसा हो सकता है भाई कि यही एक्चुअल में फिर WWE टाइटल भी बना के लेके चले जाए। लेकिन अभी इसके ऊपर ऐसी कोई खास क्लैरिटी नहीं है तो मैं कुछ बता नहीं सकता। बट मेरे हिसाब से अगर ये चल भी रहा है तो ठीक है। वो पुराने WWE के टाइटल की भी याद आ रही है जब वो ग्लोब ऐसे वाले जो उसमें फील है वो डालते थे। और बाकी अभी तो देखो भाई, जे ऊसो का अगर रेंज छोटा चल रहा है तो फिर कह सकते हैं कि नहीं, इतने छोटे रेंज के लिए तो फिर शायद WWE ने इतनी मेहनत नहीं करी होगी। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। आज बोला था दूसरी वीडियो बनाने तो भाई लेके आ रहा हूँ। आज इधर उधर की चीज़ों को इग्नोर कर देना। और सबसे पहले तो भाई रॉयल रंबल का जो पोस्टर है उसको WWE ने निकाल दिया है। और इस बार बहुत मतलब जो ग्राफिक वाली चीज़ होती है उसमें मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान लगा देता हूँ अपना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, इसमें तो पूरा इस बार उन्होंने डिजिट वाली चीज़ भी ऐड कर दी, क्योंकि वो नंबर से ही तो WWE चलती है 10, 9, 8 करके। और जो रेड वाली थीम है उसको पीछे छोड़ के थोड़ी ब्लू वाली थीम को वो अडॉप्ट किया है यहाँ पर। वैसे इस बार रॉयल रंबल में ये भी चेंज है कि ये 1 फरवरी को होने वाली है। और सुपरस्टार जो यहाँ पर फीचर है बिल्कुल सेंटर में WWE कंपनी के जो फेस है इस समय, कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस, और फिर CM पंक भी है, लिव मॉर्गन भी है, रिया रिप्ले भी है, बियांका ब्लेयर भी है। एक चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इतने सारे फीमेल सुपरस्टार्स पहले तो नहीं होते थे, तो अब WWE उनको फीचर कर रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, बियांका ब्लेयर सारे पोस्टर में कैसे आ रही है। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि इससे हमको यही पता चल जाता है कि आई थिंक ऑब्वियस भी था कि रोमन रेंस रॉयल रंबल का पार्ट होंगे। और क्या वो रॉयल रंबल मैच का पार्ट होंगे, ये भी है। और जिस तरीके से सेंटर में लगा दिया है उनको बिल्कुल, अब कोडी रोड्स के पास तो ऑलरेडी टाइटल है, अब सेंटर में लगा दिया है। सबसे मेन मैच होता है रॉयल रंबल का मेंस रॉयल रंबल मैच, और उससे फिर लोग लिंक करके देख रहे हैं भाई ये तो शायद कंफर्म कर रहा है कि रोमन रेंस ही इस बार दोबारा से, मतलब दूसरी बार रॉयल रंबल जीतेंगे, एक बार 2015 से 10 साल बाद। और मैं बता चुका आपको कैसे वो सेंस भी बनाती चीज़। बट आई थिंक अभी ये पहला ही पोस्टर है, क्योंकि जॉन सीना भी होंगे रॉयल रंबल में, ये भी हमको भूलना नहीं चाहिए। और ऐसा तो मैं नहीं मान सकता कि जॉन सीना का फेयरवेल टूर है तो भाई पोस्टर के अंदर वो फीचर ही ना हो। तो अभी ये फर्स्ट पोस्टर है, धीरे धीरे और भी निकल के आएंगे। लेकिन थोड़ा अटपटा लगा मुझे, पहली बार देखा तो रेड नहीं है, बट आई थिंक थोड़ा कुछ फ्रेश चेंज WWE ने किया तो ठीक ही है। अब मेन तो वैसे शो से ही फर्क पड़ता है, और इस बार जनवरी में नहीं है वो भी अलग बात है। ड्रू मैकिंटायर को लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। ये उन्होंने इंस्टाग्राम पे नीचे ही रिप्लाई किया यहाँ पे, और आप देख सकते हो, कह रहे भाई तुम ड्रू को वैसे तो हर जगह इंडी में अलग अलग सिटीज़ में भेजोगे, लेकिन जब उसको पोस्टर में डालने की बारी आएगी तो ड्रू मैकिंटायर तो यहाँ पे है नहीं। तो यार सही बताऊँ, देखो ड्रू मैकिंटायर बहुत पसंद है मुझे, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा कम फेयर पॉइंट लग रहा है, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे नेम हैं जो कि हो सकते थे इस पोस्टर में। अब डालने ही 6 थे तो फिर WWE ने ऐसे डाल दिया। वैसे तो ड्रू मैकिंटायर का कैरेक्टर ही ऐसा, तो उनका तो ये सब करना बनता भी है। लेकिन ड्रू मैकिंटायर की यार ये वाली पोस्ट मुझे कुछ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग गई। वो लैरी जो डॉग बैग्स से आया था CM पंक का, उनको उसका पूरा वीडियो ही WWE ने निकाली और एक फ़ोटो के साथ पोस्ट किया जब उसको ट्विटर पे। तो मुझे नहीं पता है कौन सी मूवी, कौन सी वेब सीरीज़ है, किसका पार्ट है, लेकिन लिटरली उस डॉग को, जो कि मैं भी सोच रहा हूँ कि मतलब क्या ऐसा कर सकते हैं क्या कि किसी एनिमल के साथ ऐसा कर रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली शायद उस सीन में तो नहीं हुआ होगा, लेकिन लिटरली उस डॉग को उठा के, ये जो बंदा है वो, जिसको पता है भाई कहाँ से सीन है तो बता सकता होगा कमेंट में, लिटरली उसको लात मार के नदी में फेंक दिया गया है। और इस सिर्फ वीडियो को देखने से ही पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा गुस्सा है। वैसे लैरी दिखता तो कुछ अलग है, ऐसे ब्रीड या डॉग की मैंने पहली बार देखी है जिसके ऐसे दांत दो जो अलग से बाहर आ रहे हैं। इस पर तो क्या ही कमेंट करे भाई, जो भी है CM पंक का अपना खुद का डॉग है, उनको बहुत पसंद है, बस ड्रू मैकिंटायर को पसंद नहीं है। और अब तो बैड ब्लड में ही देखते हैं। वैसे रिंग साइड पे अगर लैरी को फीचर भी करते हैं तो ठीक हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि बैक स्टेज तो अब आ ही गए हैं। डैनियल ब्रायन डैनियल्सन से रिलेटेड ये सुनने में आपको मज़ा आएगा भाई, कुछ तगड़ी ही भसड़ हो गई यहाँ पे। तो ब्रायन डैनियल्सन का वो जो यस 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 है वो WWE से रिलेटेड था, ट्रेडमार्क था। और आपने नोटिस भी किया होगा ऑल एलिट रेसलिंग में भी जब भी वो आते थे तो सिर्फ हाथ ऐसे खड़े करके आते थे, वो यस करके नहीं आते थे। और उसके पीछे रीज़न ये था कि WWE के पास ही हमेशा से उसका ट्रेडमार्क रहा है। बट अब
ये इसमें आप पूरा ये पढ़ सकते हो पूरी टाइमलाइन क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो उनके जो जो डैनियल ब्रायन के बंदे हैं, जो उनके मैनेजर हैं, जो भी उनको मैनेज करते हैं, उन्होंने बताया भाई येस वाला जो ट्रेडमार्क है वो फ्री है, तो फिर उसके लिए अप्लाई किया। अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने उसका काउंटर कर दिया कि नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, और 20 सितंबर तक वो जो ट्रेडमार्क फाइलिंग है उसको लेबल किया गया था कि वो अबैंडन हो चुकी है। बट अब ये पता चला कि डब्ल्यूडब्ल्यू के पास फिर से राइट्स आ चुके हैं यस 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 वाले। ब्रायन डैनियल्सन ने कमेंट किया था कि भाई मैं तो सिर्फ ट्रेडमार्क कर रहा हूँ, नहीं बना रहा मैं कोई पैसे, वो बस ट्रेडमार्क करके मैंने रख लिया। और वैसे ही ब्रायन डैनियल्सन को जितना मैंने देखा, उनको धंधा वंदा बनाने से कोई लेना देना है नहीं भाई, इतना होता तो फिर वो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी छोड़ के भी नहीं जाते कभी। तो ये लोगों को बहुत ज़्यादा अजीब लगा कि भाई अब तो विंस भी नहीं है, अब क्यों ऐसे चीप हरकतें करने की बारी आ रही है। लेकिन भाई बिजनेस या इन सारी कॉर्पोरेट चीज़ों में पड़े हो गए कभी, तो आपको पता होगा ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। बट ब्रायन डैनियल्सन के लिए बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, जो कि सही बात भी है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ ऐसा कोई पहली बार नहीं, और हमेशा से ज़रूरी नहीं कि विंस ही ऐसा करते थे। डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जो बिजनेस वाला जो पूरा साइड देखते हैं वो हमेशा ऐसे ही रिएक्ट करते हैं इन चीज़ों के ऊपर। R-Truth के साथ आज थोड़ा सा धोखा हो गया है, क्योंकि मिज ने उनके ऊपर टर्न कर लिया। सही बताऊं तो रिएक्शन थोड़ा तगड़ा दे सकते थे लोग, लेकिन दिया नहीं उन्होंने उतना बढ़िया उस पर रिएक्शन। अब देखो R-Truth अभी भी कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मिस को कुछ गलत लगा है, मतलब कि वो सोच रहा है कि अभी भी मैं जजमेंट डे में हूँ, और R-Truth के अकॉर्डिंग पर्पसली नहीं मारा मिस ने मुझे, उसने बस मार दिया ऐसे ही, और मैं उससे जाके बात करूंगा। तो ये R-Truth का गेमिंग मुझे लग रहा है भी ऐसे ही चलने वाला है कि वो पीछे पड़े रहेंगे मिस के ऑसम ट्रू टैग टीम बनाने के लिए, बट एंड में जाके फिर जो मिस हैं वो मानेंगे नहीं और वो मारते रहेंगे। तो ऐसा मुझे लग रहा है कुछ तो ये करने वाले, जो कि बहुत फनी चीज़ होगी यहाँ पे। एक वैसे अनफॉर्चुनेट चीज़ भी हो गई है भाई, और हमको इलिया ड्रैगनोव के बारे में ये पता चला कि जो हाउस शो के अंदर मैच किया था उन्होंने, उसकी वजह से उनका जो ACL है उसमें जो है समस्याएं आ गई हैं, और 6 से 9 महीनों के लिए अब वो WWE टेलीविजन से आउट होने वाले हैं। तो अब मतलब उनकी रेसलमेनिया मिस हो जाएगी, और ये तो सबसे बेकार टाइम होता है भाई, जब रॉयल रंबल आता है, रेसलमेनिया सीजन शुरू होने वाला होता है, उस टाइम पे इंजरी वाली चीज़। बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो रेसलमेनिया है वो बड़ी हो सकती है इलिया ड्रैगनोव के लिए, क्योंकि अब उन्होंने इम्पैक्ट बनाना शुरू कर दिया, बट वो चीज़ होगी नहीं। लेकिन भाई ये गुंथर बहुत हरामी बंदा है भाई, ये माइक दे दो या ऐसे सोशल मीडिया पे कुछ बुलवा लो, इसको बोलना उल्टा ही है। उन्होंने सिंपली रिप्लाई करते हुए कोर्ट पे लिखा वीक थिंग्स ब्रेक, यानी सीधा सीधा उन्होंने इलिया ड्रैगनोव को बोल दिया भाई ये बंदा वीक है, और इनकी हिस्ट्री आपको पता ही है, इलिया ड्रैगनोव ने गुंथर को हराया हुआ है। तो ये कहानी थी, और आज वैसे रॉ से ये भी पता चला है, मतलब पता ही था, लेकिन ये फाइनल शो है WWE का, जो कि 3 घंटे का होने वाला है इस 2024 साल के लिए, क्योंकि फिर तो उसके बाद ये मतलब अभी कुछ टाइम के लिए 2 घंटे का रहेगा, एंड देन फिर ये नेटफ्लिक्स पे जाएगा। आज की रॉ देख के अब तो गड़बड़ लग रही है भाई, जितना मस्त आज का रॉ का एपिसोड था कि 3 घंटे का शो, यार ये तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कम सा हो गया, बट कोई बात नहीं, मतलब 2 घंटे का शो कम हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट नेटफ्लिक्स पर जब जाने वाला है तो उसके बाद फिर से जो 3 घंटे का मज़ा है वो आपको दोबारा से मिलना शुरू हो जाएगा। एक ये थोड़ा क्लैरिफिकेशन है या कुछ तो अपडेट है इसके बारे में। मैंने आपको बताया था कि जो विंस की डॉक्यूमेंट्री है उसके बारे में ये पता चल रहा है कि केविन डन, जो कि फॉर्मर WWE के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रह चुके हैं, उनके साथ मिलकर विंस मैकमैन एक रिप्लाई बना रहे हैं। लेकिन अब रिपोर्ट ये आई है कि वो जो ऐसे रूमर है, उसमें कोई रूमर नहीं है, वो एक रूमर गलत ही है, ऐसा कुछ नहीं है अभी WWE या विंस मैकमैन का प्लान है। बट अगर ये बात कहीं से निकल के आई है, और अगर केविन डन ने मना किया है, और अगर विंस ने ठान लिया कि उनको कुछ बनाना है, तो भाई वो बना के लेके आएंगे। उनके पास पैसे बहुत हो रहे हैं भाई इस समय, अभी भी तो उन्होंने WWE कंपनी बेची है। तो मैं तो चाहता हूँ भाई अब आग लगी है तो थोड़ी और अच्छे से लगवा दो, क्योंकि विंस मैकमैन भाई भले ही 77, 78, 80, 90 कितने भी साल के हो जाए, जब तक है जान उनके अंदर वो अपना रिस्पॉन्स देते रहेंगे, और वो रुकने नहीं वाले इतनी आसानी से। और आपको पता है अपनी वीडियोज़ में बीच बीच में कभी कभी आपके लिए अच्छा ऑफर है तो बता देता हूँ। तो भाई देख लो, मिज एंड मरीज का जो हाउस है वो ऑन सेल है, तो $12 मिलियन का है, चल रहा है इस समय रेट। आप LA में अगर लेना चाहते हो तो बता दिया जस्ट मैंने आपको, ठीक है, कि पैसे वैसे अगर थोड़े बहुत जोड़ लिए हैं, इतना भी वैसे $12 मिलियन कोई बड़ी रकम नहीं होती, इंडियन रुपीज़ में कितनी हुई है, आई थिंक 100 करोड़ के आसपास ही है। तो LA में घर मिल जाएगा आपको। मैंने सोचा इससे पहले कि प्राइस बढ़ जाए तो आपको बता दूं, ताकि अगर किसी का भला होना हो तो फिर वो जाके इसे खरीद सकता है। एक पॉल हेमन की स्टोरी आती है, और इस स्टोरी में रोमन रेंस को एक्नॉलेज किया जा रहा है, और ये आप देख सकते हो, मतलब ये मुझे बढ़िया लगा जो उन्होंने चीज़ लिखी, क्योंकि ये रेसलमेनिया 31 के बाद है जब वो ब्रॉक लेसनर से हारे थे। तो यहाँ पे ये फोटो है पॉल हेमन और रोमन की, और यहाँ पे कैसे उन्होंने लिखा है आई हैव ऑलवेज, और ब्रैकेट में लिखा है एंड ऑलवेज एक्नॉलेज माई ट्राइबल चीफ। रोमन रेंस ने वैसे रॉयल रंबल के अनाउंसमेंट पे एक स्टोरी डाल के रिएक्ट किया था, तो वो तो वैसे प्रमोशनल स्टफ के लिए था, उसको उतना लिंक करके नहीं देखा जा
सकता, बट अब तो इंतज़ार ही हो रहा है भाई कि कब जो रोमन रेंस हैं और पॉल हेमन इनकी जोड़ी एक साथ आती है, क्योंकि जब अब ये आएगी तो उस पर रिएक्शन बहुत अच्छा होगा, जो कि ओरिजिनली हमने सोचा नहीं था कि जब रोमन और पॉल हेमन आएंगे तो इतना बढ़िया होगा, लेकिन उसका बिल्ड ऐसा हो चुका है कि अब लग रहा है जब ये दोनों साथ में आएंगे तो रिएक्शन उस पर अच्छा मिलेगा, और जो स्टोरी लाइन है वो भी उस हिसाब से फिर काफ़ी चेंज हो सकती है, क्योंकि अब रोमन रेंस ट्राइबल चीफ के पास उनका वाइज मैन भी होगा। मैं आई थिंक आज से 4-5 साल पहले आपको बताया करता था कि WWE शॉप पे कैसे वियर्ड आइटम्स हैं, जैसे मोजे, जूते, बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें वो अभी भी है, लेकिन अब वो थोड़ी सी कम हो गई हैं। लेकिन अब WWE ने टॉयलेट पेपर बनाया है जो कि एक मर्चेंडाइज में ही काउंट होगा, डर्टी डोमिनिक का। और जैसे वो टॉयलेट पेपर होता है उस पर जो प्रिंट है वो डोमिनिक का लिटरली फेस है, और इसको बेच के WWE पैसे कमाने वाली है। देखो WWE ने भी कितना सही सोचा कि सबसे डोमिनिक को कोई पसंद नहीं करा तो क्या कर सकते हो, तो भाई उनके नाम का टॉयलेट पेपर ही बना दो। अब देखते हैं इसकी सेल्स कैसी होती है। लेकिन लिव मॉर्गन ने इस पर कुछ रिप्लाई किया है जिसको मैं बोलूँगा तो नहीं, आप सिर्फ पढ़ सकते हो यहाँ पे, और अगर कम समझोगे तो वही बेटर रहेगा, क्योंकि थोड़ी बातें फिर कई बार डीप हो जाती हैं। तो लिव मॉर्गन का ये रिएक्शन था, उनका भी इनडायरेक्ट वे था वैसे इस टॉयलेट पेपर को प्रमोट करने का। कोडी रोड्स के पास देखो इतने टाइम से चैंपियनशिप आ गई है, जो उनका विंग्ड ईगल वाला टाइटल लाने का सपना है वो अभी भी है, और वो कह रहे हैं कि अभी भी इस आइडिया के पीछे वो काम कर रहे हैं, उनका प्लान है। मैं सोच रहा हूँ भाई कि ऐसा ना हो कि इससे पहले कि कोडी रोड्स का रेन ही खत्म हो जाए और उसके बाद फिर उनको बस एक टाइटल के साथ फोटो खिंचवाने का ही मौका मिले। उनको लाना पड़ेगा तब जब उनका रेन चल रहा है। और WWE ने अभी रिसेंटली ही अपने इस डिजाइन में चेंज किया, इससे पहले वो था अलग वाला डिजाइन, आपको पता है WWE चैंपियनशिप और यूनिवर्सल चैंपियनशिप साथ में लेके चलते थे रोमन, लेकिन अभी इस नए डिजाइन को लेके आया तो क्या इतनी जल्दी WWE 1-2 साल में फिर से चेंज करेगी, तो वो भी एक पॉइंट है। बट कोडी रोड्स ने अपनी पूरी जद्दोजहद लगाई हुई है कि वो अपने इस विंग्ड ईगल वाले टाइटल डिजाइन को लेके आ जाएं WWE में दोबारा से। आज मंडे नाइट रॉ का बड़ा मूवमेंट क्या था कि भाई हमने जो रिंग है उसको टूटते हुए देखा, और ये मैंने अभी एक शॉट बनाई थी, मैंने उसमें बोला भी था कि भाई पता चल जाता है पहले रिंग टूटने वाली, और आज भी पता चल गया था, क्योंकि वो जो LED एप्रन होते हैं आज वो नहीं था। आज WWE ने वो कपड़े वाले क्लोथ वाले एप्रन वाले फैब्रिक का यूज़ किया था, तो आई थिंक वो काफ़ी हद तक ऑब्वियस भी हो गया था। हम तो सोए हुए होते हैं ना, तब तो हमको पता नहीं होता, लेकिन पहले ये चीज़ जो ट्विटर पर आ गई थी कि भाई देखो ये एप्रन आज ऐसा वाला है, तो आज जो रिंग है वो टूट जाएगी, और उसके बाद वो रिंग टूट भी गई। शॉट डाली है वैसे मैंने, आप स्क्रॉल करके देख सकते हो, आपको कहानी भी पता चलेगी कि वो जो रिंग है वो टूटती कैसे है। और मंडे नाइट रॉ के बाद क्या हुआ भाई, तो मंडे नाइट रॉ में आज मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस आए, और उसके बाद कुछ ऐसे अभी मुझे फुटेज वगैरह तो नहीं दिखी है, लेकिन WWE ने खुद से इसको पब्लिश किया, जहां पे आप देख सकते हो सेथ रॉलिंस जो है हैंड रेस कर रहे हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन का। और इसको देख के मुझे वो पुरानी वाली ब्रॉन स्ट्रोमैन और सेथ रॉलिंस की टीम याद आ जा रही है। इनकी टीम वही थी जब ये साथ में एक ही नाइट पर उन्होंने 2 मैचेस भी लड़े थे ना, कौन सा शो था वो, पहले शायद टैग टीम टाइटल्स डिफेंड किया था, उसके बाद ब्रॉन को ही चैंपियनशिप के लिए भी मौका मिला था, तो वो थोड़ी सी पुरानी यादें ताज़ा हो गई यहाँ पे। और ये चीज़ यहाँ से क्लियर है, सेथ रॉलिंस की डायरेक्शन अब वो आगे क्या करने वाले हैं, सीधा सीधा उन्होंने इंटरफेयर किया है ब्रॉनसन रीड के बिजनेस में, और ये तो हमको पता ही था। वापस आके जिस तरीके से ठुकाई की है, तो मतलब ब्रॉनसन रीड ने जैसे सुनामी इतनी मारी थी, तो सेथ रॉलिंस अपना बदला तो लेंगे, और यहाँ से मुझे लग रहा है ब्रॉनसन रीड को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। बाकी ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोज़ के लिए, और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।